चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत करने जा रहे हैं। भाई अभी तक हम इलेक्ट्रिसिटी का मतलब मानते हैं कि सर ये बिजली, ये लाइट चल रहा है, पंखा चल रहा है, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी। बट अकॉर्डिंग टू साइंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कारण ये इंस्ट्रूमेंट चलते हैं। तो देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को डायरेक्टली देखने से पहले मुझे कुछ और देखना पड़ेगा कि भाई ये इलेक्ट्रिसिटी आखिरकार आती कहां से है, किसके वजह से आती है, पहले हम वो देखते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का मेन कॉज का मतलब मेन रीजन जिसके वजह से वो बनती है उसे हम कहते हैं चार्ज। अब भाई चार्ज क्या होता है? सो आपके बुक में एक वर्ड दिया है कि चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो आपकी बुक में क्या दिया बेटा? चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक का मतलब होता है कि एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। अब भाई अगर इसको हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे तो हम समझेंगे कैसे? तो हमें समझना तो पड़ेगा ही। भाई चार्ज का मतलब ऐसा समझ लो कि एक पार्टिकल जिसके पास कुछ पावर है। भाई अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा अपनी पावर बताओ, डिफाइन करो अपनी पावर को। सर वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। हमने 9th में देखी थी। हमारी खुद की पावर क्या होती है? वर्क डन। रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। लेकिन अगर कोई पार्टिकल है, कोई भी छोटा सा पार्टिकल है, अगर उसके पास एक एनर्जी है, उस एनर्जी के कारण बहुत सारी चीजें हो रही है। कोई पास आ रहा है, कोई दूर जा रहा है, कोई बह रहा है, कोई लाइट छोड़ रहा है, कोई गर्माहट छोड़ रहा है। कोई भी एक्टिविटी अगर उस पार्टिकल के कारण होती है तो मैं बोलूंगा कि उस पार्टिकल के पास एक एनर्जी है और उसको हम कहते हैं चार्ज। अब एक्चुअली ना चार्ज का एक समझ लो कि एक पार्टिकल की ऐसी प्रॉपर्टी है। भाई एज पर एग्जांपल इंसान लोग व्हाट वी से एक ऐसी चीज जो इंसान कर सकता हो जानवर ना कर सकता हो। भाई सोचना, भाई अच्छा है कि बुरा, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये इंसान की एक प्रॉपर्टी है। अब क्या आप इसको डिफाइन कर सकते हो? भाई अच्छा सोचना, बुरा सोचना, भाई ये तो इंसान की काबिलियत है, इंसान की प्रॉपर्टी है। सिमिलरली चार्ज जो है वो एक पार्टिकल की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण कोई कुछ दूसरी चीज होती है, कुछ उसका इफेक्ट होता है। क्या इफेक्ट होता है, कब होता है, वो हम इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। इसीलिए कहा जाता है कि चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इट कैन नॉट बी डिफाइंड। उससे हम प्रॉपर डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन समझना जरूरी। तो समझने के लिए क्या समझ लेंगे कि एक पार्टिकल है जिसके पास कोई तरह की एनर्जी है और उस एनर्जी के कारण कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है। क्या एक्टिविटी, वो हम देखेंगे। अब भाई चार्ज जो एक ऐसी प्रॉपर्टी जो ताकत है, उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से, कैपिटल क्यू से। और इसका यूनिट भाई जैसे लेंथ है तो लेंथ को हम मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर में मापते हैं। वैसे चार्ज को भी हम मेजर करते हैं। तो मेजर करेंगे तो किस में मेजर करेंगे? सो उसकी यूनिट हो जाती है कूलम। कूलम, भाई कूलम जो है एक साइंटिस्ट है जिसने हमको बताया था कि हर एक बॉडी में, हर एक ऑब्जेक्ट में, हर एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में ऐसे पार्टिकल्स हैं जिसके पास कुछ एनर्जी है और उस एनर्जी को नाम दे दिया गया चार्ज। तो ये कॉन्सेप्ट किसने बताया था? कूलम नामक एक व्यक्ति ने। इसीलिए इसके यूनिट को नाम दे दिया गया है कूलम। समझ आया भाई? ओके, अब ये चार्ज के कारण होता क्या है? देखो ये चार्ज क्या करेगा? चार्ज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब है कि इसी चार्ज के कारण आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनती है। कैसे बनती है? तो भाई ये चार्ज जब एक जगह से दूसरी जगह पे आ जाता है, आई रिपीट, ये चार्ज जब किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आ जाता है तो उसके वजह से जो असर पैदा होती है उस असर को हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। आई रिपीट, ये एक चार्ज है
उसको मैं यहां से यहां पे लेके आ गया, ट्रैवल कर रहा है। जब तक वो खड़ा हुआ है तब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जब वो चल रहा है तब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जब वो चार्ज यहां से यहां पे आएगा तो उसके कारण एक इफेक्ट प्रोड्यूस होती है। कैसी इफेक्ट? पंखा चलने लगेगा, लाइट चालू हो जाएगी, बल्ब चालू हो जाएगा, मिक्सचर चालू हो जाएगा, मोबाइल चार्जिंग शुरू हो जाएगी। तो ये असर हुआ, इस असर को हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। भाई जब घर पे लाइट चली जाती है सो एक पढ़ा लिखा बंदा बोलता है यार मेरे घर पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, हम बोलते हैं मेरे घर पे लाइट नहीं है। भाई लाइट तो टंकी हुई है, देखो भाई बोलना क्या चाहिए कि भाई आज मेरे घर की इलेक्ट्रिसिटी चली गई है। क्यों चली गई है इलेक्ट्रिसिटी? भाई जो चार्ज है, जो टॉरेंट ने चार्ज प्रोड्यूस किया है वो चार्ज मेरे घर तक नहीं आ रहा। वो चार्ज जब जहां से बन रहा है वहां से मेरे घर तक आ रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। एक्चुअली चार्ज हमेशा होता है। कोई भी वायर ले लो, आपके घर में कौन सी वायर यूज होती है पता है आप लोग को? मोस्ट प्रोबेबली कॉपर, फिर कॉपर के बाद आता है एल्यूमिनियम। ये दो ही ऐसी चीज है जो कि यूज होती है हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी के लिए, बिजली के लिए। अब दोनों में फर्क क्या है बताता हूं। अब भाई कोई भी कंडक्टर हो, आपको मालूम है कंडक्टर का मतलब क्या होता है? कंडक्टर मतलब ऐसी चीज है जो करंट को अपने थ्रू पास कर सकता हो, जो चार्ज को अपने थ्रू जाने दे सकता हो। भाई एज पर एग्जांपल आप प्लास्टिक ले लो, लकड़ा ले लो, चलो लकड़ा ले लो। अगर आप लकड़े को किसी सॉकेट में डालोगे, जो आपका घर का सॉकेट होता है ना, पावर बॉक्स, उसके अंदर डालो, कुछ नहीं होगा। जब हम जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं उनको कहा जाता है कि आप रबड़ की चप्पल पहनो, या कहा जाता है कि अगर आपको करंट लग रहा है तो किसी लकड़े से मारो। अगर आपको करंट लग जाता है तो ऐसा कहा जाता है कि दूसरा कोई आदमी लकड़ा लेके अगर आपको मारेगा तो उसको भी कुछ नहीं होगा, आपको भी कुछ नहीं होगा। क्यों? बिकॉज लकड़े के अंदर से चार्ज पास नहीं हो सकता। तो जिसमें से पास नहीं हो सकता उसे हम कहते हैं इंसुलेटर। ये वर्ड आपने सुना हुआ है। इसी इंसुलेटर को हम बचपन में कहते थे पुअर कंडक्टर। याद आया कुछ? बचपन में 5th 6th 7th में हम कहते पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो पुअर कंडक्टर का मतलब वो उसको पास नहीं होने देगा, और उसको आज हम कौन से नवे नाम से जानेंगे? इंसुलेटर से। तो जिसको हम गुड कंडक्टर कहते थे अब उसका नाम हो गया सिर्फ कंडक्टर। ठीक है, छोटे बच्चे थे तो भाई गुड बैड सिखाया जाता था। अब गुड बैड से बात नहीं बनेगी, अब उसको एक प्रॉपर नाम देना है। सो अगर पास कर पा रहा है तो कंडक्टर, नहीं पास कर पा रहा तो इंसुलेटर। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब आइए भाई, चाहे कॉपर हो चाहे एल्यूमिनियम हो, हमको पता है कि हर एक एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। हर एक एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन भी होता है। भाई हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है। सो मैंने ये तो कहा था कि आपके हर एक वायर के अंदर चार्ज तो होता ही होता है। अब फर्क क्या है जरा यहां देखना। अच्छा, अब पहली चीज कि बड़ा प्रोटॉन से हमको ज्यादा मतलब नहीं है। क्यों? बिकॉज प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर बंद है, वो कहीं आ जा नहीं सकता। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी बनती है तो सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रॉन के कारण बनती है। तो एक चीज यहां से और भी क्लियर हो गई कि जो चार्ज है वो दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी मेन बनती है वो नेगेटिव चार्ज के कारण बनती है, पॉजिटिव के नहीं। इसीलिए इस पूरे चैप्टर में हमें पॉजिटिव चार्ज से ज्यादा लेना देना नहीं है। तो भाई देखो, इलेक्ट्रॉन तो हर जगह पे है। अब आप बोलोगे कि सर प्रोटॉन तो जा नहीं सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉन भी कैसे जा सकता है? इलेक्ट्रॉन भी तो फिक्स होता है, न्यूक्लियर फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है तो चिपका रहता है। अट्रैक्शन फोर्स होता है, आपकी बात सही है, लेकिन जैसे ही मैं उसको एनर्जी देता हूं वो अट्रैक्शन फोर्स टूट जाएगा। देखिए, ये मेरा एटम है, ये मेरा न्यूक्लियस है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गई है। अब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा, अट्रैक्टिव। लेकिन जैसे ही मैं इसको एनर्जी दूंगा, कैसी एनर्जी? हीट एनर्जी दे देता हूं, या लाइट एनर्जी सन के अंदर रख लेता हूं, या कोई एक अच्छी खासी एनर्जी देता हूं किसी भी रूप में,
तो वो एनर्जी क्या करेगा, इसको बाहर निकाल देगा। मतलब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये टूट जाएगा और इलेक्ट्रॉन अपने एटम से बाहर आएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है बहना चालू कर देगा, फ्लो होना चालू हो जाएगा। सो अगर मैं कॉपर की एक वायर लूं तो उसके अंदर एक्चुअली बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, बहुत सारे चार्जेस हैं, लेकिन जब तक इस वायर को मैं करंट नहीं देता हूं, मतलब जब तक इस वायर को मैं मेरे सॉकेट के अंदर नहीं डालूंगा, बटन चालू नहीं करूंगा, कोई इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई कहां जा रहा है। सो इससे होगा क्या कि ये एक दूसरे के असर को नलीफाई कर देगा, एक दूसरे के असर को खत्म कर देगा। लेकिन जैसे ही मैं इसको पावर देता हूं, जैसे मैं इस पे एनर्जी देता हूं, मतलब सॉकेट में लगाता हूं, बटन चालू करता हूं, उस समय क्या होगा कि ये जो करंट है, सॉरी ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन चलना चालू हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन चलना चालू हो जाएगा और एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। सो अब क्या होगा, इसकी असर दिखने लगेगी। इस समय असर नहीं दिख रहा था बिकॉज सब एक दूसरे को काटने पे लगे थे, बट अब एक ही डायरेक्शन पे जा रहा है, इसीलिए अब असर दिखाई देगा। और असर मतलब कैसा असर, ये लाइट, ये पंखे का चलना, बल्ब का चलना, जो मैंने आपको पहले भी कहा था। सो देखो मैंने वही तो समझाया था कि चार्ज जब एक जगह से दूसरी जगह आता है तो यहाँ पे चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन जब एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है तो जो इफेक्ट दिखती है उस इफेक्ट को हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रॉन के चलने की वजह से जो चीज बनती है उसे हम कहते हैं करंट। सो आपने बहुत बार करंट का नाम सुना हुआ है। चलो मैं थोड़ा इसको मिटा के अच्छे से लिखूं, ठीक है। चार्ज तो हमने बहुत देख लिया, चार्ज के बारे में भी एक चीज और देखनी है, मैं बताता हूं आपको। तो भाई जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह चलता है उस समय जो उसकी असर क्रिएट होती है, जो असर पैदा होती है, उस असर को हम कहते हैं करंट। करंट को डिनोट किया जाता है कैपिटल आई से, ओके। और करंट की यूनिट हो जाती है एम्पियर, AMPERE। भाई एक नेरेंड एम्पियर करके एक साइंटिस्ट था, फ्रेंच साइंटिस्ट, जिसने ये करंट के बारे में हमको बताया था, इसलिए उसके ऊपर से इसको नाम दे दिया गया एम्पियर यूनिट। क्या बोल रहे हो, ओके। अब अच्छा इसकी एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला भी हम देखते हैं। उससे पहले हमें चार्ज की एक फॉर्मूला देखनी है। अब एक चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं, ओके। अब मैंने आपको क्या समझाया था कि हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं, जो वायर होती है, उसमें बेसिक चार्ज कौन से होते हैं, बेसिक चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन। बेसिक चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, ये जो माइनस प्लस लिखते हैं, भाई इस इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की अपनी एक एनर्जी है, उस एनर्जी को हम चार्ज का नाम देते हैं। तो भाई कितनी एनर्जी है, कितना चार्ज है, तो वो जब एक्सपेरिमेंटली ढूंढा गया तो वो आया 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। और प्रोटॉन के ऊपर भी प्लस चार्ज है, कितना चार्ज है, सेम 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ये नेगेटिव होता है इसलिए इसके आगे माइनस लगाते हैं, ये पॉजिटिव होता है इसलिए इसके आगे प्लस लगाते हैं। सेम चार्ज होने के कारण हमें कुछ असर फील नहीं होती है, न्यूट्रल बन जाता है, ठीक है। अब देखो, अब जरा ध्यान से सुनना, एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है। तो भाई अगर मान लो मैं 10 इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं, कितने, 10 इलेक्ट्रॉन, तो उसके पास कितना चार्ज होगा, 10 × आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। एक के पास इतना तो 10 के पास कितना। अब भाई 10 के बदले में ले लेता हूं 15 इलेक्ट्रॉन। एक वायर में तो बड़ा बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारे, हजारों तक भी जो जा सकते हैं। मैं तो फिर भी सिर्फ 15 जितने ले रहा हूं एग्जांपल के तौर पे। तो भाई अगर एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज है तो 15 इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होगा, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। तो भाई एक वायर में तो कितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो हम क्या ले लेते हैं, चलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू n। उसको हम जनरली n से बताते हैं,
फिर 10 हो, 15 हो, 1000 हो, 2000 हो, करोड़ हो, लाख हो, कोई भी नंबर हो, हम उसको क्या बोल देंगे, n। सो भाई चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है तो भाई n इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, n इंटू दिस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ और ये जो वैल्यू है इसको हम लिखते हैं, इसको हम डिनोट करेंगे E से। तो भाई आपके चार्ज की फॉर्मूला बन जाएगी Ne। चार्ज की फॉर्मूला, अगर मुझे चार्ज ढूंढना है तो कैसे ढूंढूंगा भाई, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास मौजूद है, समझ लो। और यह आ जाएगी इसकी यूनिट कूलम्ब, कूलम्ब को कैपिटल C से डिनोट करते हैं। सो भाई यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम लगी हो तो बोलो बेटा। रुको, वेट भाई, ये ऋषि है और ये एक वायर है जिसमें से करंट बह रहा है। अभी फिलहाल करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, डायरेक्शन कैसे हम बाद में देखते हैं। अब भाई ऋषि ने मस्ती में क्या किया, इसको टच कर लिया और ऋषि कहां खड़ा है, जमीन पे। भाई जमीन का एक्चुअली वोल्टेज, एक चीज हमारी पढ़नी बाकी है, वोल्टेज 0 है, ठीक है। अब जब ऋषि यहाँ पे टच कर रहा है तो यहाँ का कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा। वोल्टेज क्या होता है वो हम अभी आगे देखेंगे। अब एक चीज बता दूं कि इलेक्ट्रॉन जो है, करंट जो है, वो हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज जाता है, हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज। तो भाई यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से बहना चालू कर देंगे। अब भाई हमारी जो बॉडी है ना वो कंडक्टर है, ह्यूमन बॉडी इज अ कंडक्टर। तो क्या होगा भाई, यहां से होते हुए इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड में चला जाएगा। अब ग्राउंड में जाते ही उसका असर कम, बिकॉज ग्राउंड जो है वो एक इंसुलेटर है। ग्राउंड क्या है, एक इंसुलेटर है। सो ग्राउंड में जाने के बाद कुछ नहीं होगा, लेकिन भाई करंट मेरे अंदर से पास तो हुआ ना, मेरे अंदर से पास हुआ। अब होगा क्या कि अगर मान लो मैं स्लीपर पहन लेता हूं, स्लीपर पहन लूंगा मैं, तो अब होगा क्या कि भाई मैं जीरो पोटेंशियल के कांटेक्ट में हूं ही नहीं, ये स्लीपर आ गया। स्लीपर इसे कहते, स्लीपर अगेन एक इंसुलेटर है। अब इलेक्ट्रॉन के पास होती है कि वो ग्राउंड में जा सकता है, लेकिन भाई मेरा तो ग्राउंड के साथ कनेक्शन ही टूट गया, मेरा ग्राउंड के साथ कनेक्शन ही टूट गया। कनेक्शन टूट गया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे ही नहीं, वो सीधा ऊपर ही जाएंगे। इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे ही नहीं, ऊपर ही जाते रहेंगे। सो अगर मैं इसको टच भी करता हूं तो मुझे टेंशन की बात नहीं है। सो ये होता है भाई कि स्लिप, वो डिपेंड करता है कि आपकी स्लीपर जो पहनी है वो कितनी स्ट्रांग है, कैसी है, क्या है। भाई अगर ज्यादा हाई करंट है तो डुम डुम डुम, कुछ सोचना ही नहीं फिर तो। नहीं बेटा देखो, अगर हाई करंट होता है ना भाई, तो हमने देखा था करंट, वो करंट का प्रोड्यूस होता है जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है और करंट को डिनोट किया जाता है I से। अब भाई सपोज करते हैं कि कोई एक वायर है, उस वायर में एक इलेक्ट्रॉन, या चलो मैं अब बोलता हूं चार्ज, कोई भी एक चार्ज यहां से यहां पास हो रहा है और उसको यहां से यहां पास होने में t सेकंड लग गए, मतलब जितना भी समय लगा उसको हम ले लेते हैं t। तो भाई आपका करंट क्या बन जाएगा, करंट की एक फॉर्मूला है जो चार्ज और टाइम पे डिपेंड करती है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना पड़ेगा। चार्ज इलेक्ट्रॉन है, पर फिलहाल हम इलेक्ट्रॉन को एक जनरल वर्ड में चार्ज लेके चलते हैं। सो भाई करंट का मतलब हो जाएगा चार्ज पर यूनिट टाइम। भाई कितने समय में कितना चार्ज फ्लो हुआ उसको हम कहते हैं करंट। भाई करंट होता क्या, अगर मैं आपसे पूछूं करंट होता क्या है, आप बोलोगे ला एक काम कर, इधर आ, तेरी उंगली है, ये डाल, झटका लगा, बोला लगा, हाँ ये होता है करंट, ऐसे बताओगे। अकॉर्डिंग टू साइंस देयर मस्ट बी सम डेफिनेशन ऑफ करंट। तो करंट कुछ नहीं है, करंट एक सिंपल कंपैरिजन है, करंट
एक सिंपल कंपैरिजन है। किसके बीच का कंपैरिजन? कि भाई कितने समय में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए, कितने समय में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए। तो ये जो कंपैरिजन किया जा रहा था, इस कंपैरिजन को नाम दे दिया करंट और इसका यूनिट है एम्पियर। भाई समझ आ रहा है? अब यहां से मैंने अभी भी देखा था चार्ज की फॉर्मूला होती है Ne। तो अगर मान लो मेरे पास दिए हुए हैं और टाइम दिया हुआ है तो मैं करंट को ऐसे भी ढूंढ सकता हूं Ne/t। या अगर मुझे करंट और टाइम दिया है और चार्ज ढूंढना है तो मैं इस फॉर्मूला को ऐसा कर सकता हूं, ये t को यहां ले जाऊंगा तो Q = IT बन जाएगा। ठीक है भाई, करंट क्या होता है हमने देख लिया, कंपैरिजन है कि कितने समय में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, और चार्ज मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो कितने समय में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं वो करंट होता है। उसकी फॉर्मूला देख ली, उसकी यूनिट देख ली। अब आ जाते हैं भाई इसकी डायरेक्शन पे। भाई करंट की डायरेक्शन क्या होती है? सो बच्चा लोग, डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई देखिए, इलेक्ट्रॉन है तो करंट है, करंट को बनाने वाला इलेक्ट्रॉन है। अब उसकी डायरेक्शन भी इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है। मैं एक वायर ले लेता हूं और इस वायर में मैं यहां पे एक बैटरी लगा देता हूं। बैटरी का सिंबल ये होता है, एक लंबी लाइन, एक छोटी लाइन। लंबी लाइन को हम कहते हैं पॉजिटिव, मतलब जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है ना बैटरी का, दैट इज पॉजिटिव, और ये हो जाता है नेगेटिव। मैं आपको ये भी बताऊंगा अगले लेक्चर में कि किसी एक बैटरी को हम प्लस और माइनस कैसे बोल सकते हैं। हम कैसे बोलेंगे कि ये प्लस है और ये माइनस है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। बेटा आपके बुक में ऊपर से बहुत सारी चीज दी, लेकिन डिटेल में कुछ भी नहीं बताया गया। अब आप जब अपनी बुक देखना, आप अपनी नोट्स देखना, ये चार्ज और करंट एक आधे पेज में खत्म हो गया है। आधे पेज में, उस आधे पेज को करते करते हमें 45 मिनट से ज्यादा हो गए हैं। तो बेटा हम जो देख रहे हैं, हम एकदम डीप में जा रहे हैं, डिटेल में जा रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल बातें कर रहे हैं, इसीलिए। अच्छा भाई, अभी हम एक बैटरी ले लेते हैं जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव है। अब जब मैं इसको कनेक्ट करूंगा किसी एक वायर से, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है, इस वायर के अंदर का इलेक्ट्रॉन, ये वायर है कॉपर या एल्यूमिनियम जो भी वायर है, इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, तो एनर्जी मिलते बहना चालू होगा। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां बहेगा? भाई इलेक्ट्रॉन निकलेगा पॉजिटिव से, बिकॉज आपको पता होगा कि माइनस प्लस रिपेल ईच अदर। माइनस और प्लस, सॉरी, माय मिस्टेक। इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा माइनस से, माइनस है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, सीधी सी बात है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये प्लस की तरफ जाएगा। क्यों? बिकॉज माइनस एंड प्लस ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब ये इसको बुला रहा है, आजा आजा। तो ये इलेक्ट्रॉन कर क्या रहा है? पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और ऐसे चला जाएगा। ये हो गया आपके करंट की डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन। सो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां होता है? याद रखना, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। आपके इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हर एक सर्किट में, हर एक समय आपके घर पे, मेरे घर पे, मोबाइल के अंदर, टीवी के अंदर, जिसके अंदर भी करंट है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन हमेशा 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 नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है। और करंट जो है बेटा इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। आई रिपीट, करंट की डायरेक्शन कौन सी होती है? इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट। तो जो आपका करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। इन शॉर्ट, अगर आपके इलेक्ट्रॉन को हटा दे, चलो ये रहने देते हैं, तो आपका करंट इधर हो जाएगा, करंट इधर हो जाएगा, करंट इधर हो जाएगा। समझ रहे हो? अब आप पूछोगे सर ऐसा कैसे, ऐसा क्यों हुआ? तो भाई ऐसा इस वजह से हुआ कि इसके ऊपर कई सारे रिसर्च किए गए, कई सारे एक्सपेरिमेंट किए गए। अब करंट के कारण एक और असर है मैग्नेटिज्म।
इसके बाद एक चैप्टर है 13 चैप्टर, उसमें हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म। तो जब भी करंट फ्लो होता है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक असर जो होता है मैग्नेट वो प्रोड्यूस होता है, और उसकी डायरेक्शन को देखते हुए इसकी डायरेक्शन को फिक्स कर दिया गया। मतलब एक्सपेरिमेंट किए गए, बहुत सारे रिसर्च की गई, तो पता लगा कि अगर करंट की ये डायरेक्शन अगर हम लेते हैं तो इसके वजह से होने वाले सारे असर हमको सही डायरेक्शन में मिल जाएंगे। मतलब किसी भी चीज का घूमना, किसी भी चीज, मैग्नेट की वजह से होता क्या है कि अगर मैग्नेट क्या करेगा, या तो चिपका लेगा या तो धक्का देगा। तो जो चिपकाना और धक्का देना हो रहा है ना, उसकी डायरेक्शन इसके डायरेक्शन में असर कर रही थी। मैं अगर इसको चेंज कर दूंगा तो वो मैग्नेट की असर भी बदल जाती है, उल्टी हो जाती है। मान लो कि इस समय ये मैग्नेट है जो करंट के कारण बना है, जो करंट के वजह से मैग्नेट बना है। हाँ भाई, ये हमने जो देखा ना यहाँ पे, ये एक्चुअली ऐसा होता है। बट जब साइंटिस्ट लोगों ने इस चीज की रिसर्च करने की शुरुआत की तो उस समय वो ऐसा मानते थे कि भाई इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन करंट की होगी। स्टार्टिंग में ऐसा बिलीव किया जाता था कि जिस तरफ इलेक्ट्रॉन होगा उसी तरफ करंट होगा। ये तो लेटर ऑन जब और रिसर्च करते गए, नवी नवी चीजें पता लगती गई, तो पता चला कि भाई करंट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। एक्चुअली पहले तो ऐसा मानते थे कि करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन के कारण नहीं, वो प्रोटॉन के कारण है। मतलब जब इलेक्ट्रॉन, हमने 9th में पढ़ा था कि पहले प्रोटॉन ढूंढे गए थे, फिर इलेक्ट्रॉन ढूंढे गए थे, फिर न्यूक्लियस ढूंढा गया था। हमने पढ़ा था ना 9th के अंदर चैप्टर 3 में थॉमसन का अलग अलग हमने थॉमसन मॉडल देखे थे। तो पहले ऐसा कहा जाता था कि प्रोटॉन के कारण इलेक्ट्रिक करंट है, प्रोटॉन के कारण इलेक्ट्रिक करंट है। बट लेटर ऑन जब इलेक्ट्रॉन ढूंढे गए तो असली पता चला कि भाई प्रोटॉन के कारण नहीं होता है, वो तो इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है, लेकिन डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की ही रखी गई। फिर बाद में और रिसर्च हुई तो पता लगा कि भाई करंट की डायरेक्शन इसके साथ नहीं होती है, इसके उल्टी होती है। लेकिन एक चीज सही थी कि करंट होता तो इलेक्ट्रॉन के कारण ही है, प्रोटॉन के कारण नहीं। इसीलिए ये जो करंट है उसकी डायरेक्शन तो उल्टी कर दी गई, लेकिन इस करंट को कन्वेंशनल करंट भी कहा जाता है। कन्वेंशनल करंट का मतलब है जूने समय का करंट। जूने समय का करंट से मेरा मतलब है कि करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन के कारण ही प्रोड्यूस हो रहा है। चाहे भी डायरेक्शन कोई भी ले लो, कोई भी नहीं ले रहा, हम तो यही ले सकते हैं, ये तो लेना पॉसिबल नहीं है। बट वो कह रहा है कि डायरेक्शन चाहे जो भी हो, करंट किसके वजह से है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन है तो करंट है, वरना करंट भी नहीं है। इसीलिए कन्वेंशनल, जूने समय का, जूनी ख्याल, तो जूना ख्याल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन के कारण करंट है। इसीलिए करंट को कई बार कई सारी जगह पे कन्वेंशनल करंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना कि कन्वेंशनल करंट और करंट में कुछ फर्क नहीं है, वही चीज है। खाली क्या है कि वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये किसके कारण है। अगर मैं कन्वेंशनल वर्ड यूज करता हूं तो मेरे माइंड में सबसे पहले क्या आना चाहिए कि ये करंट किसके कारण है, किसके वजह से, दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। अब भाई देखिए, करंट जो है ना जनरली या तो बहुत छोटा होता है या तो बहुत बड़ा होता है। आपके मोबाइल में बहुत ही छोटा छोटा करंट जा रहा है, तो उस छोटे करंट को या बड़े करंट को हम एक अलग तरीके से दिखा सकते हैं। स्मॉल m, मिली। कौन मिली? मुझे भी नहीं पता कौन मिली, बस मिली। और इसको सिंबॉलिकली दिखाते हैं, मतलब इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻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 ⁻
यू, जिसकी पुछड़ी आगे भी है जिसकी पुछड़ी पीछे भी है, इसको कहते हैं माइक्रो, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁶। फिर एक होता है के, जो तो आप पता ही है किलो, और किलो की वैल्यू आपको पता है 10⁻3, 3 बार 0। फिर इसके बाद होता है कैपिटल एम।
कैपिटल एम का मतलब होता है मेगा, मेगा नहीं मेगा, जिसकी वैल्यू होती है 10⁶। अब ये सब क्या है भाई? करंट, चार्ज, वर्क डन, फोर्स, हमने जितनी भी चीजें अभी तक पढ़ी है ना, अगर उसकी वैल्यू इसके हिसाब से हो, इसके हिसाब से मतलब कि सपोज कर लो मैं फोर्स की बात करता हूं आपको जरा समझाने के लिए, कि अगर मान लो मैं बोलूं कि मेरा किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है 0.003 न्यूटन, मेरा फोर्स कितना लग रहा है? 0.003 न्यूटन। अब अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करूं, साइंटिफिक नोटेशन स्टैंडर्ड फॉर्म जो आपने बचपन में सीखा था, तो वो क्या कहता है कि भाई पॉइंट के आगे एक नंबर होना चाहिए। तो ये पॉइंट को मेरे को 3 बार बुझाना पड़ेगा, 1 2 3 बार बुझा रहा हूं, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 3 × 10⁻³ आप समझ रहे हो? देखो जरा फिर से देखते हैं, मुझे क्या करना है, अरे यार भाई मुझे क्या करना है, इसको है ना पॉइंट को 3 के आगे लेके आना है। कैसे लेके आऊंगा? चलो सबसे पहले तो मैं पॉइंट हटा के नीचे 1000 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, मैंने मैथ्स में बहुत बार सीखा है। क्या मैं 1000 के बदले 10⁻³ लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। 3 बार 0 तो पावर में 3। मैं इसको ऊपर लेके जा सकता हूं, बिल्कुल लेके जा सकता हूं, लेकिन एक कंडीशन है कि जब हम किसी चीज की पोजीशन चेंज करते हैं तो उसकी पावर की साइन बदल जाती है। सीखा था ना स्टैंडर्ड 8 में कि अगर आप किसी को भी ऊपर नीचे लेके जाओ तो पावर की साइन बदल जाएगी। तो ये क्या आ गया 3 × 10⁻³ तो जिसकी वैल्यू के साथ में 3 10⁻³ लगा होता है उसको खाली हम नाम चेंज कर देंगे। ये कितना था? फोर्स इज इक्वल टू दिस मच न्यूटन। अब मैं बोल दूंगा फोर्स इज इक्वल टू 3 मिली न्यूटन। तो ये 10⁻³ के बदले हमने नाम दे दिया मिली। तो एक्चुअली कुछ बहुत बड़ी या बहुत छोटी वैल्यूज के कुछ नाम दे दिए गए हैं। अगर 10⁻³ है तो उसका नाम मिली। अब अगर मान लो आपका करंट है 5 × 10⁻⁶ एम्पियर। 5 × 10⁻⁶ इसका मतलब क्या होता है कि भाई पॉइंट के बाद 6 नंबर 1 2 3 4 5 और 6, ये इतना नन्हा मुन्ना एम्पियर, इतना छोटा एम्पियर, ठीक है। तो अब इसको इस तरीके से दिखाने में इजीनेस नहीं है, थोड़ा इस चीज को आसान करने के लिए, हमारे लिए अच्छा करने के लिए ये तरीका ढूंढा गया, और कुछ नहीं है। सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन जो होता है ना, उस अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये चीज यूज करते हैं, और कुछ नहीं। सो इसको हम क्या बोल सकते हैं 5 माइक्रो एम्पियर। सो 10⁻⁶ के बदले हमने ये लगा दिया माइक्रो। वैसे ही अगर मैं बोलूं चार्ज इज इक्वल टू 7 × 10⁻⁶ कूलम, माइनस नहीं है, इस बार मैंने माइनस नहीं लगाया है बट इसका मतलब क्या हो जाएगा 7 और उसके आगे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। ओ माय गॉड, इतना सारा, इतनी बड़ी वैल्यू 70 लाख। तो उसको एक अच्छे से दिखाने के लिए हम क्या कर देंगे 7 मेगा कूलम। तो ये 10⁻⁶ के बदले हमने लिख दिया m, कैपिटल M, मेगा, ठीक है। अगर मैं 1 किलोमीटर बोलता हूं, सो 1 किलोमीटर को हम 1000 मीटर लिखते हैं। सो 1000 के बदले मैं 10⁻³ बोल सकता हूं, देखो। सो जहां 10⁻³ आएगा मैं वहां पे किलो बोल दूंगा। समझ में क्या बोल रहा हूं? ये मीटर को हटा देता हूं। सो 10⁻³ के बदले किलो, फिर वो कोई भी हो। अगर मान लो करंट है, करंट 5 किलो है, सो 5 किलो एम्पियर। किलो का मतलब 10⁻³ एम्पियर। सो ये जो चीज है ये सिर्फ एक बड़ी या तो छोटी वैल्यू को आसान तरीके से दिखाने का एक तरीका है भाई। अब है ना, आपको कई बार कहा जाएगा कि 1 एम्पियर को डिफाइन करो। 1 एम्पियर, यार 1 एम्पियर क्या होता है, क्या डिफाइन करना है भाई? 1 एम्पियर का मतलब है कि जब करंट की वैल्यू 1 हो जाए, जब करंट की वैल्यू 1 हो जाएगी तो मैं क्या बोलूंगा 1 एम्पियर हो गया। अब करंट की फॉर्मूला क्या होती है Q/T। अब अगर इसकी वैल्यू को 1 लाना है
आई रिपीट, अब भाई जब इसकी वैल्यू को 1 लाना है तो ये वैल्यू 1 कब आएगी? जब आपका चार्ज भी 1 होगा और जब आपका करंट भी 1 होगा, या दोनों इक्वल होंगे तो दोनों कट जाएंगे, है ना, इक्वल हो या कट जाना। लेकिन जब डेफिनेशन देनी है तो हम डेफिनेशन में ये बोलेंगे कि यार जब दोनों की वैल्यू 1 1 होगी तो उस समय आपका करंट भी 1 आएगा। सो डेफिनेशन भी ऐसे ही हो जाएगी। 1 एम्पियर की डेफिनेशन बहुत इजी है, फॉर्मूला के ऊपर से दोनों को 1 1 बता दो। व्हेन 1 कूलम चार्ज is passed through any conductor for 1 second। देखिए जब 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड के लिए किसी भी कंडक्टर में से पास होगा, then we can say that current of 1 ampere is produced या current of 1 ampere is flowing in the conductor में करंट फ्लो हो रहा है। भाई समझ आ रहा है? बिल्कुल 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 भाई 1 जूल बोल लो, 1 कूलम बोल लो, 1 एम्पियर बोल लो, आगे आपको 1 वोल्टेज आएगा, 1 पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। सो जब भी 1 1 1 आ जाएगा ना तो उसकी फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला में जितनी भी चीजें आ रही सबको 1 बना दो। ऐसा भी लिखा हो सकता है व्हेन 1 कूलम चार्ज इज पासिंग थ्रू यूनिट टाइम। हमने यहाँ पे 1 सेकंड लिखा है लेकिन आपके हो सकता है कहीं पे दिया होगा फॉर यूनिट टाइम। चलो मैं लिख ही देता हूँ बिकॉज़ जनरली वही लिखा जाता है फॉर यूनिट टाइम। भाई यूनिट का मतलब होता है 1, यूनिट टाइम का मतलब वही 1 सेकंड। ठीक है, तो चलिए मैं आपको आपके नोट्स में से डेफिनेशन दिखा दूं। मेरे को नहीं पता नोट्स में से A to Z ऐसी ही है कि अलग है, बट चीजें वही रहती है। अब आपको नोट्स वाली रन करनी है तो आप नोट्स वाली रन करो, जो बोर्ड पे लिखी है वो रन कर दो, वो रन करो, आप पे डिपेंड है। मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। सबको दिख रहा है? तो ये देखो यहाँ पे इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं हम लोग। भाई ये रहा 1 एम्पियर when 1 coulomb of charge flows through any cross section of a conductor। क्रॉस सेक्शन क्या होता है बता देता हूँ 2 मिनट। in 1 second, देखो वही आ गया, in 1 second the electric charge flowing through it is said to be 1 ampere। ओके, अच्छा एक चीज और कि भाई करंट को मापने का एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको हम कहते हैं एमीटर। ये याद रखना, एमीटर मतलब एक इंस्ट्रूमेंट जिसके मदद से हम करंट को डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। ओके, अच्छा भाई अब चलिए क्रॉस सेक्शन समझ लेते हैं, फिर आज का लेक्चर खत्म करते हैं। भाई ये मेरा वायर है, देखो जनरली वायर तो सिलेंड्रिकल ही होता है। एक वायर जो होता है तो गोल होता है, सिलेंड्रिकल, है ना। मैंने थोड़ा उसको जूम कर दिया। अब सपोज कर लो कि मैं इसको यहां से तोड़ देता हूं। मैं क्या कर रहा हूं, वायर को तोड़ देता हूं। सो तोड़ने के बाद ये कुछ ऐसा लिखेगा, समझ रहे हो? तोड़ने के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा। ये थोड़ा है ना। तो भाई ये जो सर्कल दिख रहा है भाई एक्चुअली आपका करंट तो इसके अंदर से बह रहा था, इसके अंदर से बह रहा था। सो ये सर्कल के अंदर से जाएगा। जैसे कि मान लो कि एक वायर है, एक वायर को तोड़ दिया तो तोड़ने के बाद ऐसा दिखेगा, आगे से साइड में से ऐसा होगा और आगे से ऐसा होगा। करंट कहां से जा रहा था, इसके अंदर से, इसके अंदर से। तो भाई जब वायर को काटा, काटने के बाद ये सर्कल बन गया। तो ये जो सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो ये जो एरिया होगा इसको कहा जा रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन, ये पूरा सेक्शन है और इसका एरिया, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया इज नथिंग बट जो वायर होता है, वायर के अंदर का जो एरिया होता है, एक सर्कल का एरिया, उसको कहा जाता है क्रॉस सेक्शन एरिया। समझ आया बच्चा लोग? ओके